हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, जो भी लोग उत्तराखंड ग्रुप सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा वाणी से वो अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक नई सीरीज़ में आप लोगों के लिए शुरू करने वाला हूँ। तो परीक्षा वाणी 2025 जो इनका लेटेस्ट यहाँ पर अपडेशन हुआ है बुक का, तो उसके हिसाब से सब कुछ हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, सब कुछ जानकारी हम लेने वाले हैं। तो परीक्षा वाणी 2025 के हिसाब से क्या क्या जानकारियाँ आपको मिलेंगी, तो सबसे पहले आपको बता दूँ, ये इसका 16वां संस्करण रहेगा। आपको यहाँ पर डिटेल में चीज़ें मिलने वाली है और यहाँ पर आप लोग अपने नोट्स आसानी से बना सकते हो। चैप्टर वाइज यहाँ पर कवरेज में आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, तो आप लोग यहाँ पर अपने नोट्स एक एक करके बना दीजिए ताकि आप लोगों के लिए परीक्षा की जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके। बाकी सबसे पहले हम बात यहाँ पर करेंगे राज्य गठन के बारे में। उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए जब भी आप लोग पढ़ते हो तो राज्य गठन से काफ़ी ज़्यादा सवाल आप लोगों के बनते हैं। तो राज्य गठन से क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए बन सकती है, क्या क्या सवाल, कहाँ से कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, तो उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड, जिसका पहला नाम उत्तरांचल था, तो उसका गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल का गठन हुआ था। और इसकी घोषणा कब हुई थी कि ये राज्य बनेगा? 15 अगस्त 1996 को घोषणा हो चुकी थी, 15 अगस्त 1996 को। और यहाँ पर किसने करी थी? तो एच.डी. देवगौड़ा, जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे 1996 में। तो एच.डी. देवगौड़ा जी ने यहाँ पर घोषणा कर दी थी कि उत्तरांचल को यहाँ पर एक नया राज्य बनाया जाएगा। उसके बाद जैसा कि सभी लोगों को पता है, उत्तरांचल पहले उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता था। तो उत्तरांचल जो बना है, यहाँ पर जो पहाड़ी ज़िले हैं उनको मिलाकर बना है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पर जो ज़िले आते थे तो उन्हीं से मिलकर बना है उत्तरांचल। तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, तो इसी से यहाँ पर उत्तरांचल का जन्म हुआ है। तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में पारित होता है 1 अगस्त 2000 को। तो लोकसभा में आप लोगों से कई बार पूछ सकता है कि लोकसभा में ये कब पारित हुआ था। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, तो ये पारित हुआ था लोकसभा में, सबसे पहले पारित होता है 1 अगस्त 2000 को। उसके बाद ये राज्यसभा में जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं 10 अगस्त 2000 को। लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को और राज्यसभा में जाता है 10 अगस्त 2000 को। उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जब हो जाते हैं तभी यहाँ पर कानून बनता है और एक राज्य का निर्माण होता है। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं 28 अगस्त 2000 को। 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं और उस वक्त जो राष्ट्रपति थे के.आर. नारायण जी थे। तो इन्हीं के हस्ताक्षर पर यहाँ पर फिर उत्तरांचल राज्य बना था। तो सबसे पहले 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में जाता है, 10 अगस्त को राज्यसभा में जाता है और 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। राष्ट्रपति उस वक्त थे के.आर. नारायण जी। और ये भारत का 27वां राज्य बना था। तो उत्तरांचल कौन सा राज्य बना भारत का? 27वां राज्य, 9 नवंबर 2000। उसके बाद यहाँ पर हिमालय क्रम के जो राज्य होते हैं, तो उसमें जो इसका नंबर आता है 11वें नंबर पर उत्तरांचल आता है, तो 11वां हिमालयी राज्य। और अभी पूछेगा तो वर्तमान में यहाँ पर अभी जो जम्मू एंड कश्मीर है वो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो उसके हिसाब से अभी यहाँ पर 10वां हिमालयी राज्य है, लेकिन जब इसका निर्माण हुआ था उस वक्त ये 11वां हिमालयी राज्य था। उसके बाद गठन के समय सरकार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जब उत्तरांचल का गठन हो रहा था तो उस वक्त जो सेंटर की गवर्नमेंट थी, केंद्र में एनडीए की सरकार थी। और एनडीए की सरकार में उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। राष्ट्रपति जिन्होंने 28 अगस्त 2000 को हस्ताक्षर किए थे, उस वक्त के.आर. नारायण जी थे। और यूपी के सीएम उस वक्त कौन थे? जो अभी आपके रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, ये उस वक्त यूपी के सीएम थे। तो गठन के समय ये सरकार की इन्फॉर्मेशन है। बाकी राजधानी के बारे में सभी लोगों को पता है, उत्तराखंड की जो राजधानी है, वर्तमान राजधानी देहरादून है। और आपको बता दूं, उत्तराखंड की 2 राजधानी है, एक शीतकालीन है और एक ग्रीष्मकालीन है। तो जो यहाँ पर अस्थायी राजधानी है देहरादून है और यहाँ पर स्थायी राजधानी में यहाँ पर एक आपकी शीतकालीन राजधानी जो देहरादून है और एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है जो गैरसैंण में। तो गैरसैंण में राजधानी कब बनती है? तो यहाँ पर जो गैरसैंण है यहाँ पर राजधानी इसको बनाया जाता है, ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा होती है 4 मार्च 2020 को और राजधानी बनती है 8 जून 2020 को। तो गैरसैंण है आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी 8 जून 2020 से। बाकी यहाँ पर राजधानी के बारे में आप लोगों ने जान लिया है। उसके बाद अब नाम परिवर्तन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो उत्तराखंड का नाम पहले क्या था? उत्तरांचल। तो जब गठन हुआ था उस वक्त नाम था उत्तरांचल और ये नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड पड़ता है 1 जनवरी 2007 से। तो
तो यहाँ पर राज्य गठन से आप लोगों के लिए बस इतने ही सवाल बनने वाले, ये जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं, अब उत्तरांचल के प्रतीक चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह का भी जो निर्धारण हुआ था वो हुआ था अप्रैल 2001 में। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के राज्य चिन्ह के बारे में। तो उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है, एक गोलाकार मुद्रा वहाँ पर है, जहाँ पर 3 पर्वत चोटियाँ भी है। गंगा की वहाँ पर 4 लहरें दिखाई गई है और मध्य में अशोक की लाट वहाँ पर दिखाई गई है। अशोक की लाट के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। सत्यमेव जयते किस यहाँ कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ये भी कई बार पूछा गया है। निचले भाग में उत्तराखंड राज्य जो कि नीले यहाँ पर रंग से लिखा गया है। तो राज्य चिन्ह के बारे में इतने ही सवाल आप लोगों से बनने वाले हैं। बाकी अगला है जो उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है। और ब्रह्म कमल के लिए क्या क्या जानकारी आप लोगों के पास होनी चाहिए, तो ये कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है, तो यहाँ पर ये 6000 मीटर 4800 से 6000 मीटर तक की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है सुसुरिया अव्यलेटा। सुसुरिया अव्यलेटा। बाकी ये किस कुल का पौधा है, ये एस्टेरेसी कुल का पौधा है। और यहाँ पर इसकी जो प्रजातियाँ हैं, उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियाँ, और पूरे विश्व में बात करूँ तो ब्रह्म कमल की पूरे विश्व में 210 प्रजातियाँ। इसका स्थानीय नाम जो है कौल पदम है। कौल पदम इसका स्थानीय नाम है। और महाभारत में इसको सौगंधिक पुष्प के नाम से जाना जाता है। बाकी जो इसका उपनाम है, हिमालय पुष्पों का सम्राट भी इसको कहा जाता है। नंदा देवी का प्रिय पुष्प भी इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ब्रह्म कमल को। बाकी जो इसका खिलने का समय रहता है, ये खिलता है जब आपका मानसून आ जाता है, जुलाई से सितंबर के मध्य ये खिलता है। और इसकी जो पौधे की ऊंचाई है ये होती है 70 से 80 सेंटीमीटर। इसके पौधे की ऊंचाई होती है 70 से 80 सेंटीमीटर इस पौधे की ऊंचाई होती है। बाकी ब्रह्म कमल से आप लोगों से ये सवाल पूछे जाएंगे। और अधिकतर जो सवाल पूछा जाता है कि उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजातियाँ हैं, उत्तराखंड में 24 है, पूरे विश्व में 210 है। और किस कुल का पौधा है, एस्टेरेसी कुल का पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम है सुसुरिया अव्यलेटा। बाकी कितनी ऊंचाई तक ये पाया जाता है, 4800 से 6000 मीटर तक की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। और यहाँ पर वैज्ञानिक नाम भी कई बार पूछा जाता है, तो सुसुरिया अव्यलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। एस्टेरेसी कुल का पौधा है और इसका जो स्थानीय नाम है कौलपदम है। बाकी महाभारत में इसको सौगंधिक पुष्प कहा जाता है। इसके अन्य उपनाम में जो इसको जाना जाता है, इसको जाना जाता है नंदा देवी का प्रिय पुष्प और हिमालय पुष्पों का सम्राट भी से जाना जाता है। खिलने का समय मैंने आपको बता दिया, मानसून के बाद जुलाई से सितंबर के मध्य खिलता है। और इसके पौधे की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर की होती है। बाकी ब्रह्म कमल से आप लोगों के लिए इतने ही प्रश्न बनने वाले हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं उत्तराखंड का जो दूसरा प्रतीक चिन्ह है, राज्य पक्षी। तो उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है वो मोनाल है। तो मोनाल से भी कई बार प्रश्न आप लोगों से बनते हैं और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो मोनाल का एक उपनाम क्या है, हिमालय का मयूर नाम से भी इसको जाना जाता है। हिमालय का मयूर। ये कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, तो इसकी जो ऊंचाई है ये 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ब्रह्म कमल आपका 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और आपका जो राज्य पक्षी है, राज्य पक्षी आपका मोनाल, ये पाया जाता है आपका 5000 मीटर तक की ऊंचाई, यानी कि 2500 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। तो इसका जो मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस है। और जो इसकी नर प्रजाति है डफिया नाम से उसको जाना जाता है। और जो मोनाल है ये एक मादा प्रजाति है। बाकी इसका स्थानीय नाम जो है मुनियाल और मनियाल के नाम से भी इसको जाना जाता है। बाकी इसका जो कुल है फेंजेंट कुल का यहाँ पर ये पक्षी है, फेंजेंट कुल का पक्षी है। ये भी काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी होने वाला है आप लोगों के लिए, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा भी जा चुका है कि जो मोनाल है वो किस कुल का पक्षी है। तो यहाँ पर फेंजेंट कुल का मोनाल पक्षी है। बाकी उत्तराखंड में इसकी जो प्रजातियाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में इसकी 4 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसका प्रिय भोजन भी कई बार पूछा जाता है कि ये किस जो यहाँ पर किसकी फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, तो आलू की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो प्रिय भोजन इसका आलू है। बाकी इसका जो रंग है नीला, काला, हरा। जो इसकी पूँछ है हरे रंग के मिश्रण से बनी होती है, नीला काला रंग भी पाया जाता है। और ये साथ ही साथ नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है और हिमाचल का ये राज्य पक्षी है। तो उत्तरांचल के साथ हिमाचल का भी ये राज्य पक्षी है और नेपाल का ये राष्ट्रीय पक्षी है। बाकी जो ये पक्षी है घोंसला नहीं बनाता है। और यहाँ पर इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसका उपनाम है हिमालय का मयूर।
इसकी कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? 2500 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। वैज्ञानिक नाम है इसका लुफोरस इम्पिजेनस, और इसकी जो नर प्रजाति है उसका नाम है डफिया। बाकी स्थानीय नाम इसका है मुनियाल, मनियाल, और ये फेंजेंट कुल का पक्षी है। बाकी इसकी जो प्रजातियाँ उत्तराखंड में पाई जाती है 4 पाई जाती है। इसका प्रिय भोजन आलू है। इसका रंग है नीला, काला और हरा मिश्रण से इसका रंग है। और बाकी नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। हिमाचल का भी राजकीय पक्षी है। बाकी ये पक्षी घोंसला नहीं बनाता है। और इसके संरक्षण के लिए भी कई कार्य किए गए हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 में यहाँ पर इसके संरक्षण के लिए काम किए गए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 में, और यहाँ पर इसको IUCN ने लाल श्रेणी में यहाँ पे रखा है। तो इसकी जो पहली गणना हुई थी, पहली गणना इसकी 2008 में हुई थी, और उस वक्त 919 इनकी संख्या मिली थी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी आप लोगों के लिए। इसका जो संरक्षण है पहली बार कब हुआ था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 में इसका संरक्षण हुआ था, और इसको अभी लाल श्रेणी में रखा गया है। और पहली गणना इसकी 2008 में हुई थी। उस वक्त कितने पक्षी मिले थे? 919 उस वक्त इनकी संख्या थी। तो कुल का नाम आपको याद रखना है, फेंजेंट कुल का ये पक्षी है। उत्तराखंड में इसकी 4 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और प्रिय भोजन इसका आलू है। तो ये आप लोगों को याद रखना है राज्य पक्षी मोनाल के रिगार्डिंग। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं राज्य पशु। जैसे कि सभी को पता है होगा ही, राज्य पशु आपका कस्तूरी मृग है। तो कस्तूरी मृग से भी काफ़ी कुछ सवाल बन सकते हैं। तो ये कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, इसका प्रिय आहार क्या है, तो ये सब। तो इसका अन्य जो नाम है हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी इसको जाना जाता है। हिमालयन मस्क डियर के नाम से यहाँ पर राज्य पशु कस्तूरी मृग को जाना जाता है। बाकी कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है 3600 मीटर से 4400 मीटर तक की ऊंचाई तक। और आपको कैसे याद रखना है, जो आप लोगों ने याद रखा था, सबसे पहले तो आप लोगों ने पुष्प देखा था। तो पुष्प ब्रह्म, जो ब्रह्म कमल है, वो आपका 4600 मीटर से 6000 मीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। उसके बाद जो पक्षी था मोनाल, मोनाल आपका पाया जाता है 2500 मीटर से 5000 मीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। और उसके बाद आपका यहाँ पर अब जो राज्य पशु है कस्तूरी मृग, तो ये आपका पाया जाता है 3600 मीटर से लेके 4400 मीटर तक। यानी कि जहाँ पर आपका राज्य पक्षी पाया जाता है उससे नीचे नीचे ये पाया जाता है 4400 मीटर तक, 3600 मीटर से 4400 मीटर तक। और इसकी जो प्रजातियाँ, उत्तराखंड में इसकी 4 प्रजातियाँ हैं। पक्षी की भी, मोनाल की भी 4 प्रजातियाँ हैं, और कस्तूरी मृग की भी 4 प्रजातियाँ हैं। इसका वैज्ञानिक नाम कई बार पूछा जा सकता है। इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोकास्टर। तो कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोकास्टर। बाकी इसके रंग के बारे में पूछा जाएगा तो भूरा रंग का काले पीले धब्बे के साथ ही रहता है। बाकी जो इसकी विशेषता है, सूंघने व सुनने की शक्ति इसकी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। और इसकी सुरक्षा के लिए 2 बड़े दांत इसके आगे होते हैं, और इसमें सींग नहीं होते। बाकी जो इसकी औसत आयु है, एवरेज एज इसकी जो है 20 साल है। और इसकी गर्भधारण की जो अवधि रहती है 6 महीने की रहती है। और इसका जो प्रिय भोजन है, इसका प्रिय भोजन है केदार पाती। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कस्तूरी मृग का प्रिय भोजन क्या है, तो केदार पाती इसका क्या है यहाँ पर प्रिय भोजन। बाकी कस्तूरी के संरक्षण के लिए भी काफ़ी कुछ हुआ है। तो यहाँ पर पहले कस्तूरी जो इससे प्राप्त किया जाता है उसके बारे में जान लेते हैं, संरक्षण के बारे में तब जानते हैं। पहले कस्तूरी के बारे में आपको बताऊँ तो कस्तूरी जो मिलता है केवल नर मृग से मिलता है। 1 वर्ष से अधिक आयु का जो नर मृग होगा सिर्फ उसी से मिलेगा, मादा से कस्तूरी नहीं मिलता है। और 3 साल में 1 बार यहाँ पर कस्तूरी मिल सकता है इनमें जो नर होगा। और 1 बार में जब कस्तूरी मिलता है तो 30 से 45 ग्राम तक मिलता है। और इसका जो स्वरूप है सुगंधित जटिल प्राकृतिक रसायन है। और इसका जो उपयोग है सुगंधित सामग्री, दवाइयाँ जैसे दमा, निमोनिया, हृदय रोग, टाइफाइड, इनके लिए यहाँ पर कस्तूरी का इस्तेमाल किया जाता है। और वह जो कस्तूरी है जो इन नर मृग से मिलता है, इसका रासायनिक नाम भी कई बार पूछा जा सकता है। तो मिथाइल ट्राई क्लोरोपेंटाडेकनॉल। तो मिथाइल ट्राई क्लोरोपेंटाडेकनॉल इसका वैज्ञानिक नाम है किसका? कस्तूरी का। जो कस्तूरी मिलता है नर मृग से, मिथाइल ट्राई क्लोरोपेंटाडेकनॉल इसका वैज्ञानिक नाम है। बाकी कस्तूरी के संरक्षण के लिए भी काफ़ी काम हुआ है। तो कस्तूरी के संरक्षण के लिए केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972 में इसके संरक्षण के लिए काम हुआ है। केदारनाथ वन्यजीव विहार, कस्तूरी मृग विहार 1972 में इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद मेहरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान जो बागेश्वर में 1977 में बना था। उसके बाद कांचुला खर्क जो चमोली में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र 1982 में बना था। और आस्कोट अभ्यारण्य जो पिथौरागढ़ में 1986 में इसके संरक्षण के लिए बना था। तो केदारनाथ सबसे पहले वन्यजीव विहार कस्तूरी मृग विहार 1972 में बना। उसके बाद मेहरोड़ी जो बागेश्वर में 1977 में बना।
और उसके बाद कांचुला खाल जो चमोली में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र 1982 में बना। उसके बाद अस्कोट अभ्यारण्य जो पिथौरागढ़ में 1986 में यहाँ पर बना था इसके संरक्षण के लिए। तो यहाँ पर कस्तूरी मृग से आप लोगों के लिए इतने प्रश्न काफ़ी रहने वाले हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं राज्य वृक्ष के बारे में। तो राज्य वृक्ष बुरांसा में उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है वो बुरांस है। और बुरांस से आप लोगों के लिए क्या क्या सवाल बन सकते हैं, ये कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है। तो बुरांस आपका पाया जाता है ये 4000 मीटर की ऊंचाई तक, 1500 से 4000 मीटर तक की ऊंचाई तक बुरांस पाया जाता है। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, 1500 मीटर से 4000 मीटर तक की ऊंचाई तक बुरांस पाया जाता है। बाकी यहाँ पर जो बुरांस का वृक्ष है विशुद्ध पर्वतीय वृक्ष है, ये मैदानों में नहीं उगाया जा सकता है। शीतोष्ण कटिबंधीय ये वृक्ष है और विशुद्ध पर्वतीय है और शीतोष्ण कटिबंधीय है। बाकी इसका वानस्पतिक नाम पूछेगा तो रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम इसका क्या वैज्ञानिक नाम है, इसका साइंटिफिक नेम रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम इसका वैज्ञानिक नाम है बुरांस का। बाकी कुल पूछेगा तो एरिकसी कुल का ये पौधा है, एरिकसी कुल का ये पौधा, एरिकसी कुल का बुरांस पौधा है। राज्य वृक्ष जो आपका है बुरांस वो एरिकसी वृक्ष का पौधा है। बाकी इसका जो फूलों का रंग है चटक लाल होता है, ऊंचाई बढ़ने पर ये सफ़ेद हो जाता है। बाकी जो वृक्ष की ऊंचाई है 20 से 25 फीट की होती है और इसकी जो लकड़ी है मुलायम होते हैं, इसके पत्ते मोटे होते हैं जो खाद बनाने में भी उपयोग किए जाते हैं। और इसका जो फूल खिलने का समय होता है फरवरी से अप्रैल के मध्य होता है। और इसके जो गुण है हृदय रोग के लिए इसका जो जूस होता है काफ़ी अच्छा रहता है। रंग बनाने में भी इसके जो फूलों का है उपयोग किया जाता है। और संरक्षित वृक्ष इसको वन अधिनियम ने 1974 में पारित रखा था, जो इसको संरक्षित वृक्ष का यहाँ पर रखा गया है, वन अधिनियम 1974 के अकॉर्डिंग रखा गया। बाकी इतने सवाल आप लोगों से बनने वाले हैं आपके राज्य वृक्ष बुरांस के रिगार्डिंग। आगे बढ़ते हैं आपके राज्य फल के बारे में। तो राज्य फल जो आपका है उत्तराखंड का राज्य फल है काफल। तो काफल से क्या क्या सवाल आप लोगों के लिए बन सकते हैं, तो काफल का वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है। तो काफल का वैज्ञानिक नाम है मेरिका एस्कुलेंटा, मेरिका एस्कुलेंटा काफल का वैज्ञानिक नाम है मेरिका मेरिका एस्कुलेंटा वैज्ञानिक नाम है किसका, आपका जो राज्य फल है काफल, मेरिका एस्कुलेंटा। बाकी इसका जो उपनाम है देवों का फल भी इसको कहा जाता है, किसको, काफल को देवों का फल भी कहा जाता है। और इसको मेरिका एस्कुलेंटा इसका वैज्ञानिक नाम है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद राज्य तितली आपकी कॉमन पिकॉक है। राज्य तितली के बारे में पूछा जा सकता है कि राज्य तितली कौन है, तो कॉमन पिकॉक है। और इसको कब यहाँ पे घोषित किया गया था राज्य तितली, वर्ष 2016 में यहाँ पर इसको राज्य तितली घोषित किया गया था। देश का यहाँ पर दूसरा राज्य है जिसने राज्य तितली कॉमन पिकॉक को घोषित किया है, पहला था महाराष्ट्र। बाकी कॉमन पिकॉक का जो वैज्ञानिक नाम है पेपिलियो पॉलिटर है, पेपिलियो पॉलिटर वैज्ञानिक नाम क्या है, पेपिलियो पॉलिटर इसका वैज्ञानिक नाम है। और बाकी इसका जो नया नाम है वली वेंडेड पिकॉक भी इसका नया नाम है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, इसका वैज्ञानिक नाम है पेपिलियो पॉलिटर और नया नाम वली वेंडेड पिकॉक इसका नया नाम है, वली वेंडेड पिकॉक। ये भी आप लोगों से पूछा सकता है तो उसको ध्यान में रखें, वली वेंडेड पिकॉक और वैज्ञानिक नाम है पेपिलियो पॉलिटर। बाकी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 1996 में इसको भारत की सबसे सुंदर तितली यहाँ पर चुना गया है, किसको, कॉमन पिकॉक को, जो उत्तराखंड राज्य की तितली है। बाकी इसका जो जीवन काल है 30 से 35 दिन का जीवन काल होता है। और बटरफ्लाई पार्क लच्छीवाला देहरादून में बनाया गया है, ठीक है। बटरफ्लाई पार्क कहाँ है, लच्छीवाला देहरादून में। और राज्य तितली कौन सी है, कॉमन पिकॉक। बाकी वैज्ञानिक नाम इसका याद रखना पेपिलियो पॉलिटर और नया नाम वली वेंडेड पिकॉक, वली वेंडेड, इतना याद रखना बस, वली वेंडेड इसका नया नाम है और पेपिलियो पॉलिटर इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। राज्य तितली भी आप लोगों ने जान लिया है। आगे बढ़ते हैं राज्य मिठाई के बारे में। तो आपका जो राज्य मिठाई है, राजकीय मिठाई आपकी कौन सी है, बाल मिठाई। तो बाल मिठाई आपकी राजकीय मिठाई है और ये कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा, अल्मोड़ा में ये बनती है। तो अल्मोड़ा का घर, बाल मिठाई का जो घर है वो कौन सा है, अल्मोड़ा। उसके बाद आपका राजकीय खेल, ये भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। कई बार लोग क्या करते हैं राजकीय खेल क्रिकेट डाल देते हैं, लेकिन उत्तराखंड का जो राजकीय खेल है वो फुटबॉल है। फुटबॉल क्या है, उत्तराखंड का राजकीय खेल है। और कब घोषित हुआ था ये, 2011, जब टीम इंडिया 2011 का जो वर्ल्ड कप जीती थी ना 2011 में,
ओडीआई वर्ल्ड कप उसी साल 2011 में उत्तराखंड का राजकीय खेल फुटबॉल को चुना गया था। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद राजकीय जो गीत है, उत्तराखंड का राजकीय गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि क्या है, राजकीय गीत, ये भी याद रखना है आपको, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि ये राजकीय गीत है। और इससे जो सवाल आप लोगों से बन सकते हैं, कब यहाँ पर इसे घोषित किया गया था, 2016 में उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि राजकीय गीत बना था। इसके जो लेखक थे हेमंत बिष्ट जी थे। किसने लिखा था उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, इस गीत को हेमंत बिष्ट जी ने लिखा था 2016 में। और गायक थे नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला। नरेंद्र सिंह नेगी जी और अनुराधा निराला जी यहाँ पर इनके गायक थे। लेखक थे हेमंत बिष्ट। 2016 में घोषित हुआ था। नरेंद्र सिंह नेगी गायक, अनुराधा निराला यहाँ पर क्या थी, गायक थी। और इसमें जो पद है 7 पद है, शुरू के 3 हिंदी है, बाकी गढ़वाली और कुमाऊनी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो आपका राजकीय गीत है इसमें 7 पद है और शुरू के जो 3 यहाँ पर पद है 3 हिंदी है और बाकी के गढ़वाली और कुमाऊनी में। ठीक है, हेमंत बिष्ट ने 2016 में लिखा था, उस वक्त ये घोषित हुआ था राजकीय गीत। तो इतने आप लोगों से पूछा जाएगा। बाकी राज्य वाद्य यंत्र आपका कौन सा है, राज्य वाद्य यंत्र आपका ढोल है। तो राज्य वाद्य यंत्र ढोल है। और इससे क्या यहाँ पर प्रश्न बन सकता है, कब आपका यहाँ पे राज्य वाद्य यंत्र घोषित हुआ था, 2015 में घोषित हुआ था। राजकीय गीत 2016 में घोषित हुआ था। और आपका जो यहाँ पर राज्य वाद्य यंत्र है ढोल, 2015 में घोषित हुआ था। और किसकी समिति थी उस टाइम, भंडारी कमेटी की। और ढोल सागर के ज्ञाता कौन है, उत्तम दास। तो ये भी कई बार आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ढोल सागर के ज्ञाता कौन है, तो उत्तम दास को ढोल सागर के ज्ञाता के नाम से जाना जाता है। और समिति कौन सी थी, भंडारी कमेटी। और 2015 में राज्य वाद्य यंत्र ढोल बनता है। बाकी उत्तराखंड की जो दूसरी राजभाषा है वो संस्कृत है और पहली कौन सी है, हिंदी है। और इसकी घोषणा 2009 में होती है, लेकिन लागू जनवरी 2010 में होता है। दूसरी राजभाषा संस्कृत। बाकी आगे जानेंगे कुछ और इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में।